चलिए आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 और जो चैप्टर नंबर 8 का नाम है वो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक में ध्यान देना, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तो देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। इन द प्रीवियस चैप्टर द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक वॉज डिस्कस्ड। ये हम इसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी आप इसको छोड़ दो, पहली वाली लाइन पे अभी ध्यान मत देना। आगे हम पढ़ते हैं। एज डिस्कस only the cash transactions are recorded in the cash book whereas non cash transactions are recorded in the other special purpose subsidiary books। कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या बात बोल रहे हैं, हमको सब्सिडरी बुक्स के बारे में बात बोल रहे हैं। और जो क्लासिफिकेशन करी गई है वो दो तरीके से करी गई थी, कैश के बेसिस पर और नॉन कैश ट्रांजेक्शन। समझ में आया? कैश ट्रांजेक्शन और नॉन कैश ट्रांजेक्शन। हमने कहा कि हमारे पास जो सब्सिडरी बुक्स हैं इसमें हम दो तरह की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक जो कैश बेस्ड थी सब्सिडरी बुक्स में दो तरीके की, एक कैश और एक नॉन कैश। तो जो कैश वाली ट्रांजेक्शन थी वो हम किस में करते हैं, हम कैश बुक में करते हैं। इस चैप्टर को करने के बाद हम कैश बुक स्टार्ट करेंगे। आज जो हमको जो फोकस करना है वो हमको क्या करना है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन पर। कौन सी ट्रांजेक्शन पर? नॉन कैश ट्रांजेक्शन पर। ठीक है, तो हम नॉन कैश ट्रांजेक्शन को हम किस कौन कौन सी बुक्स पर हम रिकॉर्ड करते हैं, वो है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल और जर्नल प्रॉपर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो हमारे पास जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए हैं कितनी बुक्स हैं? नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए 7 बुक्स। ठीक है, आगे देखो ध्यान से यहाँ पर समझना। इट इज़ नॉट necessary for every business to maintain all the above mentioned special purpose subsidiary books, but any of the above may be kept depending upon the need of the business। और एक नोट पहले आप यहाँ पर ध्यान से समझना, जो क्या लिखा हुआ है कि जो BR और जो BP जो बिल्स पेबल बुक है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कौन कौन से सिलेबस में नहीं है? 5th और 6th आपके सिलेबस में नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही? 5th नहीं है और 6th नहीं है। ठीक है, अभी जो हमको जो फोकस करना है वो स्टार्टिंग की 4 पर फोकस करना है। अगर आप थोड़ी सी मेरी बात पुरानी ध्यान होगी तो मैंने कहा कि जो परचेज, सेल्स, परचेज, रिटर्न और जो सेल्स रिटर्न होता है ये किसके लिए मैं यूज़ करता हूँ चारों वर्ड को? गुड्स के लिए। आ रहा ध्यान? हाँ। और मैंने कहा था कि गुड्स क्या है कि जो मैंने खरीदा तो है लेकिन काई के लिए? बेचने के लिए। तो हम चारों बुकों में वो चीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सब्सिडी बुक्स गुड्स रिकॉर्ड करता है, ये 4 स्टार्टिंग की। ठीक है, BR BP अभी हमारे सिलेबस पे नहीं है तो इस पर हम अभी डिस्कस कर नहीं रहे। ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर पर कि जो कहीं नहीं आता वो कहाँ पर आएगा? जनरल प्रॉपर पर आएगा। इतने में कोई दिक्कत? कुछ बातें ध्यान में रख के चलना। यहाँ पर सिर्फ हम नॉन कैश ट्रांजेक्शन पर ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे? नॉन कैश ट्रांजेक्शन पर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे अगर बात करूँ तो मैंने कहा कि हम परचेज कैश में भी कर सकते हो, क्रेडिट में भी कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम परचेज है वो हम कैश में भी कर सकते हैं और हम क्रेडिट पे भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम इस वाले चैप्टर पे यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा आपको कि जो परचेज है ये हम कैश में भी कर सकते हैं और क्रेडिट में भी कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर पर हम क्रेडिट परचेज पर ही ध्यान देंगे। आप मुझको बोलोगे कि भैया जो कैश परचेज है वो कहाँ जाएगी, तो मैंने कहा वो हम पढ़ते हैं किस में? कैश बुक में। थोड़ी सी बात में समझा पाया? yes, ध्यान से इसको कुछ इस तरीके से समझो। एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या करे, गुड्स परचेज करी, ये हमारे पास फर्म है। ठीक है, इस फर्म ने क्या करे, गुड्स परचेज करते हैं किसी दूसरी फर्म से। ये हमारे पास फर्म X हो गई, ये फर्म Y होगी। X ने क्या करा, Y से गुड्स पर परचेज करे 1 लाख रुपीज़ के। इसमें से क्या हुआ, 60% तो पेमेंट काय पर हुई, कैश में हुई, और जो रिमेनिंग जो 40% थी वो काय पर थी? क्रेडिट पर थी। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो ये वाला पोर्शन है क्रेडिट परचेज वाला, ये तो आपका कहाँ आएगा? परचेज बुक पे आएगा। कहाँ पर आएगा? परचेज बुक। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। और जो 60% जो आपको जो कैश वाला दिख रहा था, ये जो 60% कैश वाला है ये कहाँ पर आएगा? कैश बुक में आएगा। स्टार्टिंग में इस चीज को ध्यान में समझना। सेम यही चीज आप हर किसी के साथ लेके चलोगे। अगर मैं सेल्स के बारे में बात करूं, चाहे मैं रिटर्न्स के बारे में बात करूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ किसके बारे में बात की? नॉन कैश ट्रांजेक्शन के बारे में बात करी। एक एक करके हम इनको हम लेके चलते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें शोर है कि
60% हमारा कैश में 40% क्रेडिट में और हमें सिर्फ सब्सिडरी बुक बनाना है तो हम लोग सिर्फ 40% का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बस करेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारे पास बुक है उसका नाम है परचेज बुक और परचेज जर्नल। या तो आप इसको परचेज बुक के नाम से जानोगे या फिर आप इसे परचेज जर्नल बोल सकते हो, दोनों ही चीज़ें ठीक है। क्या लिखा हुआ? ऑल क्रेडिट परचेज में बार बार मैं कम से कम आपको 3-4 बार यहाँ पर कहूँगा कि हम क्रेडिट परचेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन में मुझको कैश परचेज भी दी भी रह सकती है, क्वेश्चन मुझको कैश परचेज भी दे सकता है, तो उसको आपको यहाँ पर इग्नोर करके चलना है। रीजन क्या है कि हम कैश परचेज को कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर हुआ? तो लिख रहे ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। गुड्स हियर मींस ओनली दोज थिंग्स इन विच द फर्म से डीलिंग। ओके सर। आ रही बात समझ में? हाँ। या नहीं आ रही? आ रही। इन अदर वर्ड्स दीज आर द आर्टिकल्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। तो गुड्स का ही मतलब यही है भैया, परचेज क्यों करा? रीसेल के लिए परचेज करा, और यही आपके क्या होते हैं? गुड्स होते हैं। क्लियर? हाँ। If, for example, a firm dealing in a purchase clothes, it will be treated as a purchase of goods and will be recorded in the purchase book. और कौन सी परचेज? सिर्फ क्रेडिट परचेज, ओनली क्रेडिट परचेज। क्लियर हो रहा? कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं होंगी, सिर्फ आपकी क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड होने वाली है। एक और चीज, बट इफ द सेम फर्म परचेज अ फर्नीचर, तो फर्नीचर तो क्या होता है? असेट होता है। फर्नीचर क्या होगा? असेट होगा, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ परचेज ऑफ एन असेट्स एंड विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। क्लियर हुई बात? पक्का? तो देखो मैंने क्या क्या चीजें बताई आपको। अगर मैं बात करता हूँ परचेज बुक की, तो मैंने आपके साथ क्या क्या चीजें डिस्कस करी। अगर मैंने कहा कि सपोज करते हैं परचेज किया गया ऑन क्रेडिट, तो क्या वो परचेज बुक में आएगा? परचेज ऑन क्रेडिट परचेज बुक में आएगा। यस। अगर ऑन कैश तो आएगा? नहीं, कैश बुक नहीं, होगा। नो। ये कहाँ पर आ जाएगा? कैश बुक। आपका कैश बुक में। क्लियर? अगर आप असेट्स परचेज करते हो, अगर आप असेट्स परचेज करते हो, यहाँ पे ध्यान देना, असेट्स चाहे आप कैश में परचेज करो चाहे क्रेडिट में परचेज करो, ये दोनों ही यहाँ पर नहीं आने वाले, क्योंकि परचेज बुक में मैंने बताया आपको कि परचेज बुक में सिर्फ क्या आते हैं? गुड्स आते हैं। मैंने आपको गुड्स की डेफिनेशन क्या बताई? खरीदा तो है लेकिन काई के लिए? बेचने के लिए। क्लियर हुई थोड़ी बहुत बात? हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते। तो लिखा हुआ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, मना करा गया इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। पहला वाला कैश परचेज, अगर मैं कैश परचेज करता हूं तो क्या वो रिकॉर्ड होगा? नहीं। आंसर है नहीं, कि कैश परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक सिंस दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लट तो नहीं रहे हो? नहीं। समझ में आ रहा? हाँ। ठीक है। सेकंड है परचेज ऑफ असेट। ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ अ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। फिर से बता रहा हूँ, गुड्स पे फोकस करना। सिर्फ किस पे ध्यान दोगे आप? गुड्स पे ध्यान दोगे। एग्जाम क्वेश्चन में क्या हमको असेट्स परचेज दिया हुआ रह सकता है? आंसर है हाँ। उसको आपको इग्नोर करके चलना है, वो बोलोगे आप यहाँ पे नहीं आएगा भाई। ठीक है। परचेज ऑफ assets such as machinery, furniture, typewriter are not recorded in the purchase book. Instead, they are recorded in the journal proper. कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? जर्नल प्रॉपर। वापस आ जाओ बुक में, देखो ऊपर आ जाओ, लास्ट में आपको 7th नंबर में जनरल प्रॉपर दिख रहा होगा। हाँ। क्लियर हुआ आप? बहुत सिंपल, ये बहुत सिंपल चैप्टर है। आगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा होता है? इंस्टेड दीज आर रिकॉर्डेड इन द जनरल प्रॉपर इफ परचेज्ड ऑन अ क्रेडिट और इन अ कैश, और इन द कैश बुक इफ परचेज इन द कैश। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हम इन्हें कैश में परचेज करते हैं, अगर हम इन्हें कैश में परचेज करेंगे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? देखो यहाँ पर कैसे करके आपसे मैं पूछूंगा आप क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि हमने असेट्स परचेज करें। क्या परचेज करें? एसेट्स। क्लियर हुआ? असेट्स को हम कैश में भी परचेज कर सकते हैं, क्रेडिट में भी परचेज कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। असेट्स को मैं अगर कैश में परचेज करता हूँ तो कहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा? कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर? क्रेडिट में परचेज करता हूँ तो कहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा? जर्नल प्रॉपर में। सिंपल। हाँ। आगे बढ़ते हैं फिर हम। Recording of transaction. The source document on the basis of which the transaction are recorded in the purchase book are invoices. देखिए इनवॉइस, जब आप कुछ चीज़ पर परचेज करते हो, इनवॉइस मिलता है, मतलब साथ में आपको बिल मिलता है, वही होता है इनवॉइस। उसी के ही बेसिस पर हम परचेज बुक बना के चलते हैं। फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड इनवॉइस कंटेन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स होगा। क्वांटिटी समझ पा रहे हो? हाँ। रेट होगा,
सपोज करते हैं मैं इस बॉटल के बारे में बात करता हूँ कि आपने 1000 बॉटल्स परचेज करी तो वो उसकी क्वांटिटी हो गई। एक बॉटल आपको 800 रुपीज़ की पड़ी तो वो उसका रेट हो गया। क्लियर। अमाउंट में कि कैसे निकाल सकता हूँ, 1000 मल्टीप्लाई बाय रेट, अमाउंट आ जाएगी, उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे। ये सब चीज़ें मुझे इनवॉइस पर दिखती हैं। क्लियर, पक्का। हाँ। अब हम बात करें ट्रेड डिस्काउंट की। लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ द परचेज टू बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक इज ऑलवेज अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। नोट्स बनाते हुए ध्यान में रखना कि जब भी आप क्या करोगे, यहाँ पर जब भी आप क्या करोगे परचेज बुक पे दिखाओगे तो किसके बाद आएगी सब ट्रांजेक्शन, ये ट्रेड डिस्काउंट के बाद के आएगी। बाद। रीजन मैंने क्या बताया था, अगर आपको पुरानी बातें याद होंगी तो मैंने आपसे बताया था कि हम ट्रेड डिस्काउंट हम बेसिकली हम क्यों दे रहे हैं कि ताकि हमारी सेल्स बढ़े। तो यहाँ पर हमेशा अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ही आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा हुआ है कि गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 कितने का था गुड्स, 10,000। ठीक है, हमने उसको परचेस करा 20% ट्रेड डिस्काउंट के बाद तो सिर्फ 8,000 ही रिकॉर्ड होने वाला है वहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड नहीं होता, तो उससे पर। हाँ तो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं ना, तभी तो लिखा हुआ आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ये अब आया समझ में। हाँ। लिस्ट प्राइस मान लेते हैं 10,000, लेकिन अगर हमसे 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लिया तो आप सिर्फ किस में रिकॉर्ड करोगे, 8,000 पे करोगे। फॉर्मेट देखते हैं हम परचेज बुक का किस तरीके का है। सबसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सबसे पहले देखो डेट नॉर्मल, फिर पर्टिकुलर नेम ऑफ द सप्लायर आ रहा है कि मैंने खरीदा किससे। देखो ध्यान से समझना कि यहाँ पर सप्लायर का नाम आ रहा है, दिख रहा है, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, तो उसमें डिटेल्स आ जाएंगी। हाँ। परचेज, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, फ्रेट इनवर्ड आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना, आउटवर्ड नहीं आ रहा है इधर, इनवर्ड आ रहा है। आउटवर्ड कहाँ पर आएगा, सेल्स बुक में सेल्स आएगा। बुक में। क्लियर हुआ। Purchase फिर आपके यहाँ पे टोटल अमाउंट बन जाएगी। ठीक। एक्सप्लेनेशन करके देखते हैं। सबसे पहले जो डेट वाला Details में क्या आता है? अभी सब में बात करेंगे, अभी क्वेश्चन में जब डिस्कस करूंगा तब आपको वहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अब डेट में ध्यान दो, डेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ द परचेज ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, सिर्फ क्रेडिट वाला ही यहाँ पर आने वाला है। क्लियर। हाँ। पहले में कोई दिक्कत। दूसरे में हम बात करें भैया पर्टिकुलर्स की, द नेम ऑफ द पर्सन ऑफ द और द फर्म होम द गुड्स आर परचेज्ड। क्लियर हो रही बात, मतलब सप्लायर के बारे में बात हो रही है, वो इस कॉलम पर आ जाएगा। ऑल्सो इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स परचेज, इट्स क्वांटिटी, रेट, ग्रॉस अमाउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। इनवॉइस का नंबर होता है, द नंबर ऑफ invoice or a bill on the basis of which the transaction is being recorded in the purchase book is mentioned in the column. Invoice number भी रहेगा। Ledger folio, pay number of the ledger where the transaction is posted in is recorded in this column. अभी जो फोर्थ वाला पॉइंट है, इस फोर्थ वाले पॉइंट को मुझे और अच्छे ढंग से मैं कब समझूंगा, जब मैं लेजर समझूंगा। क्लियर। मैं आता हूँ भैया फिफ्थ वाले पॉइंट में, तो वहाँ पे डिटेल्स बोल रहे हैं, द कॉलम इज यूज टू राइट द इंडिविजुअल अमाउंट of different items purchased from a particular supplier. This column is also used to deduct the amount of a trade discount and or heading the amount of the input CGST, input SGST and input IGST. क्वेश्चन करेंगे सब कुछ समझ में आएगा। देन सिक्स में आ जाएगा परचेज, तो नेट अमाउंट ऑफ परचेज वहां पर आ जाएगा। देखो नेट अमाउंट किस तरीके से आएगा, जब हम परचेज में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते तो हैं। डिटेल्स में जो भी हमारे पास डेटा उसे ऐड माइनस सब्ट्रैक्ट करके जो फाइनल अमाउंट आएगा वो परचेज में आ जाएगा। हाँ ठीक है। उसके बाद हम इनपुट पता है आपको, हाँ। इनपुट CGST पता है। दिस टैक्स इज अ पेड ऑन अ इंट्रा स्टेट परचेज। इंट्रा स्टेट क्या होती है, विद इन द स्टेट होता है, ऑफ अ गुड्स दैट इज अ परचेज ऑफ अ गुड्स विद इन द सेम स्टेट। इट इज चार्ज बाय द सेलर। कौन चार्ज करेगा, सेलर करेगा, फ्रॉम द परचेजर ऑन द नेट सेल वैल्यू। नेट सेल वैल्यू आती कैसे है, सेल प्राइस से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं। क्लियर हुआ। टोटल ऑफ दिस कॉलम इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द इनपुट CGST अकाउंट इन द लेजर। ठीक है। सेम कॉपी पेस्ट SGST के लिए, द टैक्स इज ऑल्सो पेड ऑन द परचेज ऑफ अ गुड्स विद इन द सेम स्टेट। इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन द नेट सेल्स वैल्यू, सेल्स प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। टोटल ऑफ द कॉलम इज पोस्टेड ऑन द डेबिट ऑफ द इनपुट SGST इन द लेजर। उसके बाद इनपुट IGST आ जाएगा। दिस टैक्स इज पेड ऑन द इंटर स्टेट परचेज। देखो इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ अ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया। जब यूपी और उत्तराखंड के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होगी तो वहाँ पे IGST लगेगा। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द नेट सेल्स वैल्यू। सेल्स प्राइस में से हम लोग क्या कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। सेम वैसा ही है। ठीक है। फ्रेट इनवर्ड, भाड़े के बारे में हम बात करें तो सेलर ऑफ द गुड्स में
इंक्लूड फ्रेट कट सकता है, कार्टेज आ जाएगा, पैकिंग चार्जेस आ जाएंगे, तो ये सब इनवॉइस में लिखा हुआ रहता है। इन द इनवॉइस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स एज सच अ सेपरेट कॉलम इज मेंटेन टू रिकॉर्ड दीज चार्जेस। देखो यहाँ पर सेपरेट कॉलम, ये दिख रहा है 10th वाला। हाँ आगे आ जाएगा, उसके बाद टोटल अमाउंट आ जाएगी। टोटल अमाउंट ऑफ द ईच ट्रांजेक्शन इज शोन इन द कॉलम एंड द अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द सप्लायर अकाउंट। कोई दिक्कत? नहीं। नोट, ईदर द CGST और SGST विल बी लेविड ऑन द ट्रांजेक्शन और द IGST। ये तो समझ रहे होने वाला पॉइंट। हाँ हाँ या तो इंटर स्टेट होगा या फिर इंट्रा स्टेट होगा, तो दोनों में से एक ही लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल सपोज द रेट ऑफ द CGST और SGST 6%, then if the goods have been purchased from within the state, then CGST 6% and SGST 6% will be levied. If the goods have been purchased from the outside the state, then only the IGST 12%. at the rate of a 12% will be levied. yes sir। Illustration number 1 देखते हैं। Enter the following transaction in the purchase book of the Pawan Electric Store। अब दिमाग में पिक्चर बनानी है कि जो इलेक्ट्रिक स्टोर होगा उसके लिए गुड्स क्या होंगे। क्लियर? कहाँ का है भैया? न्यू दिल्ली का है। और दूसरी का जगह भी ध्यान में रखना, अज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST 6%। ठीक है। 2022 की बात करते हैं तो परचेज करे गए गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर। कहाँ से? चांदनी चौक दिल्ली। तो ये पार्टी भी दिल्ली की है, दोनों पार्टी दिल्ली की है। पवन इलेक्ट्रिक स्टोर भी दिल्ली का है, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर भी दिल्ली का ही है। ठीक है। काय पर परचेस करा? क्रेडिट में क्या आएगा? हाँ इनवॉइस नंबर भी दिया हुआ है 480। हाँ 40 ट्यूबलाइट खरीदी, एक ट्यूबलाइट है 500 रुपए की। 15 टेबल फैन खरीदे, एक 2000 रुपए का। ट्रेड डिस्काउंटेड 20%। फ्रेट चार्ज सेपरेटली चार्ज, फ्रेट चार्जेस सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइस ₹2000। क्लियर? जून 1 में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। आंसर पर आओ, देखो ये आप इस तरीके का परचेज बुक का फॉर्मेट पर बनाओगे। सबसे पहले बुक्स ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली, परचेज बुक और परचेज जर्नल। सबसे पहले डेट आ जाएगा 2012 जून 2। पर्टिकुलर्स में आ जाएगा नेम ऑफ द सप्लायर, और याद रखना सिर्फ क्रेडिट वाले ही आएंगे यहाँ पर। इनवॉइस नंबर दिख रहा है आपको 480। हाँ इसमें ध्यान देना, देखे मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखो इधर पर्टिकुलर वाले पे सबसे पहले सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक लिखा हुआ दिल्ली। क्या क्या खरीदा हमने? उसे 40 ट्यूबलाइट खरीदी, 500 की एक, टोटल 20,000 आ गया, दिख रहा? हाँ 15 टेबल फैन खरीदे 2000 का एक, टोटल 30,000 आ गया। टोटल कर लिया हमने इसका। उसमें से हम लोग क्या करते हैं, TD को माइनस कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हमने माइनस कर लिया, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? परचेज वैल्यू हो जाएगी, जो कि कितनी है? 40,000 है। क्लियर हो रहा? डिटेल्स अब समझ में आ रहा? डिटेल्स जो आप मुझसे पूछ रहे थे, उसमें ये फ्रेट भी हमने ऐड कर लिया 22,000। टोटल करने के बाद 42,000 आ गया। इसमें हमने CGST और SGST लगा दिया। क्लियर? 4704 समझ में आया? हाँ। अब इसको हमें अलग अलग कॉलम पर लिखना है। जैसे परचेज कितने की कही थी? 40,000, तो हमने 40,000 लिख दिया। CGST SGST लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे फ्रेट लिख दिया और टोटल इसका बाहर आ गया। सिंपल है। हाँ इसी सेम तरीके से आप क्या करोगे? 10th वाला करोगे, बॉट गुड्स फ्रॉम द न्यू दिल्ली ट्रेडर्स कनाट प्लेस न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। इनवॉइस नंबर दिया हुआ 10 सीलिंग फैन, और ये आप कर लोगे? हाँ मैं कर लूँगा। ठीक है। कैरिज के बहुत सिंपल चैप्टर है। 20 वाला भी कर लोगे, न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। और उसके बाद है 22 ब्रॉड फ्रॉम द सनी लैम्प लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश। क्या ये आएगा? सनी लैम्प। हाँ नहीं आएगा, ये कैश में दिया हो ना, देखो ये कैश में है। कैश सॉरी नहीं आया समझ में? नहीं आगे आगे 22 वाला नहीं आएगा क्योंकि कैश है ना, तो यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? ये कैश बुक कैश बुक में आ जाएगा। ठीक है। फिर 28 वाला बॉट फ्रॉम द फैशन फर्नीचर कंपनी। नहीं आएगा। ध्यान से समझना, फैशन फर्नीचर कंपनी चित्रगुप्ता न्यू रोड ऑन क्रेडिट 12 चेयर और 2 टेबल। ये आएगा? ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये असेट्स है। हाँ असेट्स है और काय पे खरीदे? क्रेडिट में, तो किस में आता है? जनरल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर। कोई दिक्कत? नहीं। सिंपल है। हाँ कर पाओगे? हाँ करो फिर टोटल इस तरीके का निकल जाएगा। ठीक है।